नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों के संदेश आ रहे हैं कि साहब मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, योगी जी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, तमाम चुनाव पर चर्चा हो गई, राकेश टिकैत पर चर्चा हो गई, लेकिन दीपक जी मायावती जी पर तो आपने एक लाइन नहीं बोली। तो मायावती को लेकर बहुत से सवाल आए हैं और इसीलिए मेरी कोशिश है कि आज के एपिसोड में पूरा फोकस मायावती पर रहेगा। क्या मायावती थक सी गई हैं या थकी थकी सी लग रही हैं या अभी भी ऊर्जा है उनमें? हाथी कुछ ठहर सा गया है, थम सा गया है या अभी भी रफ्तार पकड़ सकता है? और हाथी अगर रफ्तार पकड़ेगा तो फिर नुकसान किसका होगा? क्या नुकसान बीजेपी का होगा या नुकसान अखिलेश यादव का होगा, जिनकी रैलियों में, जिनकी विजय रथ में भारी भीड़ उमड़ रही है? तो इस पूरे चुनाव में बहन मायावती का रोल क्या होगा, इसी पर आज का एपिसोड है, एपिसोड नंबर 10। दोस्तों, मायावती की कहानी वाकई सच में संघर्ष की एक बड़ी कहानी है, बड़ी दास्तान है, राजनीतिक संघर्ष की बड़ी कहानी। और इसीलिए शायद पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि ये जो कहानी है ये दरअसल मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी, ये चमत्कार है लोकतंत्र का। मायावती जिस छोटे से घर से 4 बार मुख्यमंत्री बनी, वाकई अद्भुत, अकल्पनीय। और ऐसा कहा जाता है कि 1977 में एक बार काशीराम मायावती जी के घर पहुंचे और तब वो स्कूल टीचर थीं और आईएएस की तैयारी कर रही थीं, लेकिन एक स्पार्क दिखा काशीराम को और उन्होंने उनको मोटिवेट किया। और उसके बाद एक बड़ा सफ़र, जो तमाम धूल से और शूल से गुजरता हुआ, साइकिल पर बैठकर काशीराम की मायावती ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक यात्रा, संघर्ष की यात्रा, आप कह सकते हैं कि बिजनौर से लेकर गोरखपुर और सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तय करी। गली गली, गांव गांव, कस्बे कस्बे अलग चलाया, दलितों के बीच में बहुजन समाज की बात करी। और 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी। वो जो 75% वो जो 75% दबे कुचले, दलित, पिछड़े, जिनको मौका नहीं मिलता, ऐसे लोगों को जोड़ने की बात की। और कहाँ 84 और कहाँ 95, 11 साल में मायावती मुख्यमंत्री बन गई। अब जिस उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े सूरमा विधायक बनने में, सीट जीतने में जिनकी एड़ियां घिस जाती हैं, उम्र गुजर जाती है, बाल पक जाते हैं, उस उत्तर प्रदेश में मायावती का 4 बार मुख्यमंत्री बनना, ये कोई आसान सफ़र नहीं है। ये कोई आसान सा, कोई एक ऐसी मंजिल नहीं है जिसको मायावती ने बस यूं पा लिया। और 2007 में जब मायावती जी ने, आप कह सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का एक नया तरह का एक प्रयोग किया और जब उनको मेजॉरिटी मिली 2007 में 206 सीटें, उस वक्त मायावती का वही हाल था जो मोदी को हराकर आज ममता का हाल है। तूती बोल रही थी मायावती की, परचम लहरा रहा था, और वो जो बहुजन समाज का हाथी है वो फलक पर छा गया। और कहने वाले कहते हैं कि मायावती उत्तर प्रदेश से निकलकर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यहाँ तक कि कर्नाटक भी, वो चाहती थी कि इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को पूरे हिंदुस्तान तक ले जाए। और इसके पीछे एक राजनीतिक सोच थी कि अगर 206 सीट विधानसभा में आती है और कहीं ये सीट
संसद में आ गई तो प्रधानमंत्री मायावती हो सकती हैं। और ये ख्वाब, ये कोई झूठा ख्वाब नहीं था, ये वही ख्वाब था जो आज ममता को दिखाया जा रहा है। लेकिन ममता तो बंगाल की हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद जीत गई तो 40-45 सीटें, अगर असम की कुछ मिला लीजिए। लेकिन यहाँ 100 सीट जीतने का संकल्प था। लेकिन साहब, जब ध्रुव तारा किसी आसमान पर चमकता है तो जलने वाले भी बहुत होते हैं। और मायावती को इस 2007 से 2012 के बीच में तमाम PIL याचिकाएं, भ्रष्टाचार के आरोप, DA का केस, इनकम टैक्स का मामला, मूर्ति क्यों लगा दी, ये सारे मामले, उससे पहले ताज कॉरिडोर का तो CBI और ED और इनकम टैक्स, एक बड़ा ध्रुव तारा जो बहुत तेज़ी से चमक रहा था, उसको लोगों ने उतारने की कोशिश करी, ज़मीन पर लाने की कोशिश की। तो कहाँ तो साहब प्रधानमंत्री की बातें, दिल्ली दरबार की बातें, राजपथ की बातें, और कहाँ जब चुनाव आया 2012 का तो मायावती 206 से 80 सीट पर आ गई। बुरी हार थी, शर्मनाक तो नहीं कहूँगा लेकिन चौंकाने वाली हार। और लोग कहने लगे, पत्रकार कहने लगे लखनऊ में कि साहब कहीं ना कहीं इस हार के पीछे सतीश चंद्र मिश्रा हैं, उनकी लॉबी है। कुछ लोगों ने जो बहुजन समाज के हैं ही नहीं, जो वकील थे, जो लीगल एडवाइज़र थे, वो साहब पॉलिटिकल एडवाइज़र बन गए, हर मामले में अपनी दखल रखते हैं, राजनीति के हर पैतरे में वो दिखते हैं। यहाँ तक कि मायावती खुद हर फैसलों में और आज तक मिश्रा जी का नाम लेने लगी। देश की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री SC मिश्रा जी की टीम को भी अलग से विशेष ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो साहब वो मायावती जिनको पॉलिटिकल डायनमो कहा गया कि साहब असीमित ऊर्जा है, एनर्जी है, चार्ज्ड अप रहती है, और ये वो महिला मुख्यमंत्री हैं जो अपने उत्तर प्रदेश का, देश के सबसे बड़े सूबे का 3-3 बार 4-4 बार चक्कर लगा लेती हैं। जगह जगह रैलियां, जगह जगह जुलूस, और रैलियां भी नहीं, रैला, जहां बहुजन समाज लाखों में आप देख सकते थे। वो मायावती धीरे 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 अपने बंगले में सीमित हो गई, और उनकी जो राजनीति थी वो राजनीति प्रेस नोट पे चलने लगी, वो राजनीति अब ट्विटर पर आ गई है। और चुनाव को ध्यान में रखकर तो उनको जो मैं समय समय पर प्रेस के जरिए, ट्वीट के जरिए जो भी कुछ मैं चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी बात रखती रही हूँ, तो उनको वो बताना चाहिए। तो साहब एक तरफ जो राजनीति है वो प्रेस नोट पर है, ट्विटर पर है, रैलीज मायावती कर नहीं रही हैं, और जो 19 विधायक थे उनके 19 तक जो पहुंच गई थी, वो विधायक भी एक एक कर वो गिनती कम होती रही। बाई इलेक्शन में जिस गिनती को बढ़ना चाहिए था वो गिनती कम हो गई। और अगर आप देखें इस ग्राफिक्स में कि 19 विधायक में अनिल सिंह, इनको सिंगर साहब तोड़ कर ले गए, रामवीर उपाध्याय ये भी विवाद में फंसे, रितेश पांडे जो हैं वो सांसद बन गए, उसके बाद 7 विधायक सीधे सीधे जो हैं वो राज्यसभा के चुनाव में विवाद हुआ, मायावती ने कहा इनको निकालिए, बाहर करिए, 7 विधायक तो उसमें निकाल दिए। अब बच्चे 9, उस 9 में एक विधायक की मौत हो गई। 2 विधायक जो बड़े थे, रामाचल राजभर और लालजी वर्मा, जो कभी आंख के तारे थे, नाक और कान थे, इतने बड़े लीडर्स को भी मायावती ने निकाल दिया। और अब बच गए 6, जिसमें शाह आलम एक बड़े बिल्डर, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी, मुख्तार अंसारी जेल में है और वो नहीं चाहते हैं बसपा से चुनाव लड़ें, और विनय शंकर तिवारी के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो भी पार्टी छोड़ सकते। तो अब सिर्फ बचे आज़ाद अली मर्दन, उमा शंकर सिंह और श्याम सुंदर शर्मा। और आज़ाद अली जो हैं उनकी पत्नी क्योंकि सांसद हैं पार्टी से, इस वजह से वो छोड़ नहीं सकते। उमा शंकर सिंह बहुत क्लोज हैं मायावती के, से साथ रहेंगे। और श्याम सुंदर शर्मा जो मथुरा से आते हैं, उनको शायद RLD और समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी क्योंकि पुरानी अदावत है जयंत चौधरी से। तो संख्या कितनी हो गई? 3। तो सदन में अब बचे हैं सिर्फ 3 विधायक। तो अब इस 3 के आगे क्या? देखिए,
मायावती जी चाहती हैं कि किसी तरह से वो ब्राह्मण कार्ड जो 2007 का था, जो सोशल इंजीनियरिंग, उसको आगे बढ़ाएं और इसीलिए सतीश चंद्र मिश्रा को आगे कर दिया है। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है कि ब्राह्मण और दलित और फिर जो कैंडिडेट है उसकी जाति, इस तरह की एक व्यू रचना है। लेकिन इस मौजूदा समय में सतीश चंद्र मिश्रा उस फैक्टर को कितना कैश इन कर सकते हैं नहीं बता सकता। दूसरी स्ट्रेटजी है कि जो सुरक्षित सीटें हैं 86, उस पर फोकस किया जाए और मायावती उस पर फोकस कर रही हैं अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ। कितनी सफलता मिलेगी नहीं बता सकते। बीजेपी चाहती है कि मायावती कांग्रेस से हाथ मिला लें, कांग्रेस को ऑफर करें और फिर कांग्रेस और बीएसपी साथ आए तो एक थर्ड फ्रंट खुले, यानी जो लड़ाई सीधे सपा और भाजपा में हो रही है उस लड़ाई में एक और ध्रुव आ जाए, ट्रायंगुलर फाइट हो जाए और ये बीजेपी को सूट कर सकता है। क्यों? क्योंकि बंगाल में जहाँ सीधी फाइट थी, दिल्ली में जहाँ सीधी फाइट थी, राजस्थान में सीधी फाइट थी, एमपी में सीधी फाइट थी, छत्तीसगढ़ में सीधी फाइट, जहाँ जहाँ सीधी फाइट हुई बीजेपी हारी है। तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि मायावती ऑफर करें कांग्रेस को। एक चीज़ और, अगर ये ऑफर नहीं हुआ तो अमित शाह चाहते हैं, चाणक्य चाहते हैं कि किसी तरह से ज़्यादा सीटों पर बीएसपी मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे। और ऐसी खबर है कि 90 कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल हो रही है मुस्लिम्स की। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स और ज़्यादा से ज़्यादा यादव। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो विजय रथ है जिस पे भीड़ बहुत आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि लाई नहीं जा रही, खुद आ रही है, और वो जो एंटी इनकम्बेंसी है योगी सरकार पर पिछले 4.5 साल की, उसको देखते हुए अगर ये मुस्लिम और यादव के कैंडिडेट्स अगर मायावती ने बढ़ाए तो इसका एडवांटेज बीजेपी सोच रही है। अब ये जो भी बातें हैं, मुझे लगता है कि अभी तक ये कोई फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय पर मैं और डिटेल में जाऊं कि क्या होगी मायावती की स्ट्रैटेजी और इससे नुकसान क्या बीजेपी को होगा, इससे नुकसान क्या सपा का होगा, मायावती का हाथी अगर रफ्तार पकड़ता है तो क्या होगा। इस सब पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा क्योंकि समय की बंदिशें हैं इस वक्त, और जैसे ही मैं ये 15 मिनट की बंदिश तोड़ूंगा तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो के साथ आऊँगा। अभी तो मैं सिर्फ आपसे नमस्कार करना चाहता हूँ और आखिर में एक इल्तिजा गुजारिश, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए।